तो आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत। ये जो है अध्याय 1 का है और ये रसायन विज्ञान का पहला ही चैप्टर है, या ये कह सकते हैं कि विज्ञान विषय का 10th क्लास का NCERT बुक का पहला ही चैप्टर है। ये पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके अंतर्गत हम लोग आज जानेंगे कि अभिक्रिया किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण को कैसे लिखते हैं और समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, और जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इन सारी जानकारी को प्राप्त करने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा अभिक्रिया के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि अभिक्रिया आखिर है क्या। तो दैनिक जीवन में हम लोग अपने आसपास के चीज़ के बारे में देखते हैं, जैसे दूध को अगर कमरे के ताप में या गर्मी के दिनों में खुला छोड़ देते हैं तो ये दूध जो है फट जाता है। और तवा तसला लोहे का सामान को जो है अगर हम लोग बाहर अर्ध हवा में छोड़ते हैं, रख देते हैं, तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। और जैसे हम लोग भोजन पकाते हैं तो वो भी एक अभिक्रिया ही कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। या जो भोजन हम लोग खाते हैं वो पच जाता है, वो भी आपका रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो इन सारी चीज़ों में हमने देखा कि किसी न किसी तरह से तो उसका जो है आपका रूप जो है बदला है, उसका प्रकृति या उसका आकार या कहिए कि उसका गुण में जो है परिवर्तन आया है। हम लोग देखते हैं अगर दूध पहले अच्छा था वो फट गया तो उसका आकार तो बदल ही गया और उसका गुण भी बदल जाता है, उसका स्वाद जो है पहले जैसा नहीं होता है। या अगर हम लोग दूसरा वाला चर्चा करें कि लोहा या तसला को या कील को भी बाहर रखते हैं और थोड़ा दिन बाद उसमें जंग लग जाता है, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि पहले जितना चमक था वो चमक खो देता है, वो कलर बदल जाता है और उसका भीतर का नेचर भी यानी कि उसका गुण भी बदल जाता है, भुरभुरा हो जाता है, उसको तोड़ सकते हैं आसानी से, ऐसा हो सकता है। और भोजन जैसे चावल और पानी को चूल्हा में डाल दिए और वो आराम से आपका भात बन गया, खाना बन गया, तो उसमें भी तीसरा चीज़ बनता है। तो यहाँ पर हम ये देखने को हमें मिली कि जो भी अभिक्रिया हुआ तो वो तीसरा चीज़ जरूर बनता है। दूध से भी दूध फट गया तो वो भी एक प्रकार का दूसरा चीज़ बन गया। लोहा इतना अच्छा था वो जंग लग गया, जंग लगा हुआ लोहा एक तरह का बन गया। और भोजन जो हम लोगों ने पकाए वो भी एक तीसरा चीज़ बन गया, मतलब दो या दो से अधिक चीज़ मिल करके बन गया एक तीसरा चीज़। और यहाँ भोजन करते हैं वो भी हमारा एंजाइम की मदद से जो है पेट में पच जाता है। तो इन सभी जो अभिक्रिया हुई उसमें हम लोग ने ये नोटिस किया केवल एक तत्व से जो है, एक ही चीज़ से जो है अभिक्रिया नहीं होती है। लोहा जो है पानी की मतलब अर्ध हवा में रखा जाता है तो लोहा में ऑक्सीजन मिल जाता है और उसके वजह से वो ऑक्साइड बन जाता है, यानी फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो तब उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो जंग लग गया है, यानी कि दो अभिकारक मतलब दो चीज़ या दो तत्व जो है मिला है, गैस मिला है उसमें लोहा में, लोहा जो है Fe होता है उसका संकेत, जो उसमें ऑक्सीजन मिल गया है तभी ये जो है जंग लगा हुआ लोहा में मिला है। और कमरे के तापमान में हम दूध को छोड़ देते हैं तो ताप लगने से जो है क्या हुआ कि उसमें रासायनिक प्रतिक्रिया हुई और दूध फट गया। और यहाँ हम लोग खाना जब पका रहे हैं उसमें भी एक अभिक्रिया ही हुई है। चावल और पानी डाले हैं और चूल्हा में इसको जो है या गैस में हम लोग उसको नीचे से ताप दिए हैं तभी वो खाना बन पाया है। और ये दो चीज़ ज़रूर मिला है, यानी चावल और पानी को मिलाए हैं तभी ये हमें अच्छा से जो है चावल प्राप्त हुई है। और हमारा भोजन जो हम भोजन किए वो जो है पच गया, वो भी एंजाइम की मदद से। यानी कि यहाँ जितना भी उदाहरण हम लोगों ने देखा
ये दो या दो से अधिक तत्व या जो पदार्थ है वो मिल करके तीसरा चीज़ बनता है, वो बिल्कुल नया होता है, पहले की तुलना में बिल्कुल ही नया होता है। वो चावल के रूप में था और वो छोटा था, और वो जब भात बन गया तो वो मोटा हो जाता है और वो लजीज हो जाता है, खाने में मुलायम हो जाता है। मतलब एक तरह से कहिए कि उसका आकार भी बदल गया, उसका गुण भी बदल गया। तो ऐसा कोई भी पदार्थ या चीज़ जो बदलाव आता है किसी दो के मिलने से, और उसमें उसका आकार भी बदलता है और उसका गुण भी बदलता है, तो वैसे चीज़ को जो बदलाव आया तो उसी बदलाव को हम लोग अभिक्रिया का नाम देते हैं, क्योंकि उसमें जो है उसकी पहचान जो है और उसकी प्रकृति दोनों ही बदल जाती है। तो ऐसा कोई भी चीज़ या कोई भी घटना हो रहा हो हमारे आसपास, जहाँ पर पहले जैसा था उससे उसकी पहचान जो है बदल जाती है। यहाँ पर लोहा जो है इतना सॉलिड और इतना अच्छा दिखता था, वो जो है इतना चमकीला और मतलब बहुत चिकना लगता था, वो खुरदरी में बदल जाता है और वो आसानी से आप उसको तोड़ भी सकते हैं। तो ये जो है परिवर्तन जो हुआ, तो ये जो है आपका दोनों में परिवर्तन होता है, भौतिक में भी परिवर्तन और रासायनिक में भी परिवर्तन। यानी परिवर्तन जो होता है या अभिक्रिया जो कहेंगे वो दो प्रकार, मतलब अभिक्रिया का प्रकार नहीं है, ये जो कहेंगे कि जो भी अभिक्रिया हुई है उसमें दो तरह का बदलाव हमें देखने को मिलती है। यानी एक रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन, दोनों ही परिवर्तन। यानी आकार वगैरह में अगर रंग गंध में परिवर्तन होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन, और अगर उसमें जो है आपका गुण में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन या कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो ये दो प्रकार का परिवर्तन होता है किसी अभिक्रिया के होने से। तो यहाँ तक हम लोग जान गए हैं, तो उसके आगे हम लोग उदाहरण सहित जानते हैं कि अभिक्रिया में समीकरण का क्या हाथ है, और मतलब समीकरण कैसे बनता है, उसको कैसे संतुलित किया जाता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। समीकरण क्या है हम लोग अब जान चुके हैं, फिर भी एक उदाहरण दिया है आपके NCERT टेक्स्ट बुक में। क्रियाकलाप 1.1 का हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है एक 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ करके उसको चिमटा की सहायता से बर्नर में उसको जलाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो सफ़ेद रंग के साथ, सफ़ेद कलर के साथ जलती है और उसका राख भी सफ़ेद ही बनता है। तो ये एक बहुत अच्छा क्रियाकलाप दिखाया है, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि ये बहुत सारी बातें हो रही है। तो अभिक्रियाएं जब होती है तो ऐसे ही होती है कि दो चीज़ मिलता है, जैसे जलने के दौरान मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन में मिल गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। तो यहाँ आता है तब समीकरण हम लोग जब लिखते हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मान लिया कोई तत्व A है और दूसरा तत्व अगर B है, तो हमें प्राप्त होती है C यानी उत्पाद। तो दो तत्व के मिलने से तीसरा चीज़ बनता है जिसको हम लोग उत्पाद बोलेंगे। तो ये जो हुआ अभिक्रिया को दर्शाने का एक छोटा रूप है। समीकरण हम लोग गणित किताब में भी आराम से पढ़े होंगे कि समीकरण का कुछ ना कुछ महत्व जरूर होता है और उसका कुछ मान होता है। तो यहाँ रसायन विज्ञान में क्या है कि समीकरण को अधिक लंबा से छोटा करने के लिए समीकरण बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने मैग्नीशियम, आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ये A हुआ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन
ये जो है ऑक्सीजन जो है जब दोनों मिल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जल जाता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जलती है तो वो जो है ऑक्सीजन में जलती है। अगर हम लोग मोमबत्ती को जला के अगर उसको हम बयाम में रख दें और उस बयाम को थोड़ी देर के बाद बंद कर दें तो थोड़ा देर जलेगा मोमबत्ती और अपने आप बुझ जाएगा। तो उससे क्या साबित होता है कि कोई भी चीज़ ऑक्सीजन से ही जलती है। इसीलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बढ़ जाता है तो अपने आप मोमबत्ती बुझ जाती है। तो यहाँ हम लोग ने देखा कि समीकरण जो है वो बहुत लंबी कहानी को छोटा रूप में दर्शाते हैं और उसका कुछ माने होता है, कुछ मीनिंग होता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन हमने लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ हम लोग ने करेक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ने ऑक्सीजन नहीं, तो उसका नया रूप बन जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलता है लेकिन मैग्नीशियम ऑक्सीजन को नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई और उसके तहत हमने उसका एक समीकरण तैयार किया। तो समीकरण बना ही होता है कि अभिक्रिया जो उतनी बड़ी हुई उसको छोटा रूप में दिखाना ही समीकरण का ये एक महत्व है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि समीकरण बनाने के क्रम में दो चीज़ हमने नोटिस किया कि ये दो चीज़ जो है ये बोलते हैं इसको अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ये जो है पहला अभिकारक है, ये दूसरा जो है अभिकारक है और तीसरा, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के तीसरा जो बनता है वो उत्पाद बनता है। एक नया चीज़ ही बना। ये जो आपका राख बना, सफ़ेद राख, तो वो जो है वो राख जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये दोनों को अभिकारक बोलते हैं और इसको उत्पाद बोलेंगे। तो ये जो समीकरण बना, इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं, क्या समीकरण बोलते हैं? शब्द समीकरण। ये हुआ शब्द समीकरण। ये समीकरण जो बना ये वाला, इसको बोलेंगे हम लोग शब्द समीकरण। लेकिन ये फिर भी लंबा है। अगर हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अगर हम लोग उसका संकेत ही लिखें तो अगर हम लोग उसका संकेत लिखेंगे तो मैग्नीशियम का Mg होगा और प्लस ऑक्सीजन का O2 होगा और तब ये बनेगा आपका क्या? MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये लंबा है, बहुत लंबा जो कहानी था, कैसे कैसे रिबन को जलाया गया, उतना कहानी को छोटे रूप में दर्शाया, उसको बोलेंगे शब्द समीकरण। और उससे भी छोटा और हम लोगों ने तैयार किया जो Mg प्लस O2 MgO, यानी Mg जो है ऑक्सीजन में जला तो MgO बन गया। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? तब कौन सा समीकरण है? ये समीकरण है कंकाली। हाँ, कंकाली समीकरण, इसको बोलेंगे हम लोग कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण। ये हुआ आपका कंकाली समीकरण। तो ये कंकाली समीकरण जो हुआ उसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको शुद्ध करने के लिए हमको जो है क्या करना होगा?
उसकी संख्या को गिनना होगा। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो हम लोग जो है संख्या को गिनते हैं कि इस साइड में जितनी संख्या होनी चाहिए उस साइड में भी उतनी ही होगी, या कह सकते हैं कि दरम्यान इस साइड में अगर होगा तो तीर के उस साइड भी आपका उतना ही मान रहेगा। और यह तीर का निशान दर्शाता है कि अभिक्रिया जो है इस दिशा में हो रही है, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल रहा है और इस दिशा में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। पर ये समीकरण कंकाली समीकरण तो बना, पर ये कंकाली समीकरण आपका संतुलित नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। समीकरण को संतुलित समीकरण को संतुलित करना, और ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने सीखा कि बड़ा जो आपका कहानी था उसको छोटे रूप में दर्शाए, और उसका नाम हम लोगों ने जाना कि पहला अगर कोई तत्व है वो अभिकारक है, दूसरा भी अभिकारक है, यानी दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाता है। कभी कभी दो उत्पाद भी बना सकता है, ये याद रखिएगा, उत्पाद एक से अधिक भी बन सकते हैं। तो ये जो है फिर भी लंबा है, पर यहाँ से हम लोगों ने उसका संकेत का प्रयोग किया तो आपको देखने में मिलता है कि ये जो है उतना लंबा नहीं है, और ये जो है क्या है, उतना लंबा नहीं है, छोटा है। और ये छोटा है, इस समीकरण को बोलेंगे कंकाली समीकरण। ये समीकरण हुआ कंकाली और इधर का हुआ सप्त समीकरण। पर ये समीकरण संतुलित नहीं है, हमें इस समीकरण को संतुलित करना होगा। तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए हम जो है यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं तत्व, और यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां साइड, और यहाँ पर राइट हैंड साइड यानी कि दायां साइड। और हमें तत्व लिखना है, यहाँ पर Mg है और एक है ऑक्सीजन। ये दो चीज़ से बना है। तो हम देखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में, इस साइड को लेफ़्ट हैंड साइड बोलेंगे। तो हम इस साइड में देखते हैं कि मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन यहाँ इस साइड में दो है, और इधर देखेंगे तो मैग्नीशियम भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मैग्नीशियम करीब करीब दोनों तरफ बराबर है, पर ऑक्सीजन की संख्या गड़बड़ है, यहाँ पर आपका ज़्यादा है, यहाँ कम है। पर हम जानते हैं कि जो भी अभिकारक होता है, अगर अभिकारक का मान या संख्या इस साइड में जितनी है परमाणु संख्या, उत्पाद में भी उतनी ही संख्या होनी चाहिए। ये नियम है। अच्छा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये नियम कहता है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें दोनों तरफ तत्वों की संख्या जो है समान होनी चाहिए। तो उसको समान करने के लिए यहाँ पर अगर हम लोग 2 लगा देंगे या यहाँ लगाएंगे 2, तो ये ऑक्सीजन आपका संतुलित होगा। पर ऐसा करने से पहले इसको एक बॉक्स में रखते हैं। बॉक्स में रखने का भी हम आपको बताएंगे कि क्यों इसको बॉक्स में रखते हैं। बॉक्स में रखने का ये एक महत्व है कि उसके भीतर हम कुछ भी नहीं लगा सकते। अगर यहाँ O2 इस तरह है तो यहाँ भी हम O2 लगा के उसको बराबर कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें जो है पहले बॉक्स में घेरना होगा, तब जाके यहाँ पर देखेंगे कि ये संतुलित नहीं है। ये जो है यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो यहाँ अगर पहले में ही जो भी संतुलित करना है उसको पहले में ही दिखाना होगा। तो यहाँ 2 लिख दे तो इसका मतलब है मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो इस साइड में भी आपका 2 ऑक्सीजन हो गया। तो ये पहले वाला काट देते हैं, क्योंकि ये जो है आपका शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, तो ये जो है आपका समीकरण या ऑक्सीजन जो है वो जो है संख्या दोनों तरफ बराबर हो गया। तो इसके बराबर करने के चक्कर में एक चीज़ हो गया कि यहाँ मैग्नीशियम आपका 2 हो गया, जबकि इस साइड में आपका 1 है। तो यहाँ अगर 2 लगा देते हैं तो यहाँ पर इसको काट देंगे, ये गलत था। यहाँ भी हमने 2 लगा दिया और यहाँ पर हमने भी
2 लगाया है। तो अब देखिए दोनों तरफ का जो है संख्या बराबर हुई। यहाँ मैग्नीशियम 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो हम लोगों ने इतना सारा चीज़ सीखा कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं, कंकाली समीकरण कौन हुआ, और समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इतना चीज़ हम लोगों ने सीखा। हाँ, तो हम लोग सीख चुके हैं समीकरण के बारे में। और आपके किताब में भी एक समीकरण दिया हुआ है जिसको बहुत अच्छा से बनाया है, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। Fe प्लस H2O, ये भी हम पहले बता चुके हैं कि लोहा को अगर अर्ध हवा में छोड़ दिया जाए तो ये क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो है Fe3 और O4 बनेगा और प्लस H2 बनेगा। तो ये जो है आपका कंकाली समीकरण है। इस कंकाली समीकरण को शुद्ध करने के लिए हमने आपको बताया है, ये कंकाली समीकरण है ना। कंकाली समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, तो उसको संतुलित करने के लिए हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है तत्व और दाग लगाना है, और लेफ्ट हैंड साइड माने बायां साइड और राइट हैंड साइड माने दायां साइड, ऐसा लिखना है। और हमें गिनना है, पहले तत्व क्या क्या है, Fe है, इसके बाद H है, हाइड्रोजन है, इसके बाद है ऑक्सीजन, और इधर में भी उतना ही होंगे FeO और H2 यानी H। तो यहाँ पर Fe जो लोहा है इस साइड में अगर देखेंगे तो 1 है, हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन देखेंगे तो 1 है। इस साइड चलते हैं, Fe जो है यहाँ पर 3 है जो कि संतुलित नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो यहाँ देखिए 1 था तो यहाँ 4 है, और हाइड्रोजन 2 है तो दोनों तरफ 2 है। यहाँ हम लोग देखते हैं लोहा में भी सही नहीं है और ऑक्सीजन में भी सही नहीं है, ये संतुलित नहीं है। तो एक नियम कहता है कि जिसमें ज़्यादा संख्या से अंतर हो, यानी यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 ज़्यादा है, इसमें यानी 3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 ज़्यादा है, तो इसका मतलब हुआ कि ज़्यादा संख्या का अंतर जो है आपका ऑक्सीजन में ही है। तो सबसे पहले हमको ऑक्सीजन को शुद्ध करना है। तो इधर में ज़्यादा है पर इधर में कम है, तो हम लोग जानते हैं, अभी बताए हैं कि ये जो है पहले बॉक्स में इसको बंद करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिख सकते। जो भी लिखना है उसके बाहर और आगे की ओर ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने बॉक्स में बंद कर दिया। तो यहाँ बंद करने के बाद तब हम देखेंगे कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ 1 है, तो हम यहाँ 4 लगा सकते हैं। तो हम 4 लगाए तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, यहाँ भी आपका ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ ये पहला वाला को हम लोग काट देते हैं क्योंकि ये सही नहीं है, दूसरा में हम लोगों ने करेक्शन किया और 4 हो गया। अब ये देखते हैं कि इसके करेक्शन जो हमने करी, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसके कारण जो है हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो गई। इस साइड में हो गया आपका 4 दूनी 8, तो हाइड्रोजन जो है इसको काट देंगे क्योंकि पहले 2 था। अब जब सुधारने के क्रम में इसमें संख्या बढ़ गई तो यहाँ 8 हो गया, और इस साइड में आपका 2 है पर हमें उसको भी 8 करना है। तो यहाँ अगर हम 4 कर देते हैं तो आसानी से 4 दूनी 8 हमें प्राप्त होती है। पुराना वाला को काट देते हैं, नया वाला हम लिख देते हैं 8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही ठीक हो गया। अब यहाँ पर लोहा 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर अगर 3 लगा देते हैं तो ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। और इसी प्रकार ये समीकरण कंकाली समीकरण को संतुलित करते हैं। ये आपकी किताब में दिया हुआ उदाहरण था, तो हमने इसके बारे में भी बता दिया। और अब आगे देखते हैं। अब है आपका 1.2 में दिया है रासायनिक
रासायनिक अभिक्रियाओं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आप देखेंगे ये जो सारा चीज़ हो रहा था वो जो है अभिक्रिया के वजह से हो रहा था। तो अभिक्रिया को ही हम लोग समीकरण में लिखना सीख लिए और उसको संतुलित करना भी सीख लिए। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, और क्या है, एक है पहला संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। पहला जो है संयोजन अभिक्रिया है। तो हम लोग पहला वाला थोड़ा देख लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में बोल रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ हम देख चुके हैं कि संयोजन का मतलब होता है कि कोई 2 अभिकारक, जैसे पहले भी आपने अभिकारक के बारे में जाना है, कोई भी 2 अभिकारक जो है मिल करके अगर एक उत्पाद बनाता है, एक से ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक उत्पाद बनाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया में आपका क्रियाकलाप 1.4 में दिया हुआ है कि एक बीकर में थोड़ा सा हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना जो है, बिना बुझा हुआ चूना को अगर हम डालेंगे और उसमें धीरे धीरे जल को मिलाना होगा, क्योंकि बहुत अचानक में मिलाएंगे तो ये बहुत जोर से खोलने लगता है। तो धीरे धीरे अगर मिलाएंगे जल को तो ये जो है अभिक्रिया शुरू हो जाएगी और ये बन जाएगा बुझा हुआ चूना। तो ये पहला समीकरण आप हम लोग देखेंगे, क्योंकि कंकाली समीकरण हम लोग जान चुके हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझा हुआ चूना जो है उसको हम लोग बीकर की सहायता से क्रियाकलाप 1.4 में क्या किए हैं, उसको जो है मिला दिए हैं। तो ये बन गया है आपका बुझा हुआ चूना, इसको बोलेंगे Ca और OH2। ये हुआ एक्वस यानी पानी मिला हुआ। ये जो है आपका लिक्विड है। लिक्विड का मतलब होता है ये जल जो है तरल है, एल है, हाँ, और ये सॉलिड है मतलब ठोस है। चूना को ऐसे भी हम लोग घर में पोतते हैं, तो चूना अगर बाजार से खरीद के लाते हैं और टीन में हम लोग सीधे मिला देते हैं, पानी पहले डालते हैं, इसके बाद आपका चूना को डाल देते हैं, तो ये बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करने लगता है और ये खोलने लगता है। और जब ये खोल के शांत हो जाएगा तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये जो है बिना बुझा हुआ ये चूना है, और ये हुआ बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना से बुझा हुआ चूना हमने बना दिया। ये आपका क्रियाकलाप 1.4 में दिया है। तो ये समीकरण जो आपको याद रखना होगा कि संयोजन का मतलब होता है 2 अभिकारक। यहाँ एक अभिकारक है, ये भी एक अभिकारक है। हम लोग जानते हैं, पहले भी लिख चुके हैं कि ये जो है अभिक्रिया जो करता है अभिकारक उसको बोलेंगे, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बोलेंगे
अभिकारक, और ये भी हुआ आपका अभिकारक। तो अभिकारक किसको बोलेंगे? जो अभिक्रिया में भाग लेता है, और जब ये भाग लेता है दो अभिकारक तो ये उत्पाद बनाता है। तो हम इसका डेफिनेशन भी जान गए हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक ही उत्पाद बनाता है। यहाँ पर एक ही उत्पाद है, बुझा हुआ चूना। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। और इसका बहुत सारा है, और एक उदाहरण भी देख सकते हैं। ये चूना वाला छोड़ करके और एक उदाहरण देखेंगे तो यहाँ हम मिटा सकते हैं। आप लोग अगर लिखना चाहें तो इसको पाउच करके लिख सकते हैं। एक बार लिख लीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं और लिखते हैं कोयले का दहन। कोयले का दहन, उसमें भी दो चीज़ हमको, दो अभिकारक हमको मिलता है। कोयले का दहन ये बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन में बार बार आता ही रहता है। संयोजन अभिक्रिया के तहत कोयले का दहन, दहन मतलब कोयले का जलना। तो कोयले का दहन में हम कार्बन लेते हैं, क्योंकि कोयला जो है कार्बन है, वो ठोस है, और उसको जलाते हैं। और पहले भी हम लोग मैग्नीशियम को जलाए हैं, तो किस में जलाते हैं हम लोग? ऑक्सीजन में जलाते हैं। और ये बन जाता है आपका, क्या बनेगा? CO2। ये जो है आपका गैस बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो ये सॉलिड है, और ये जो है ये भी गैस है, और ये बन गया कोयले का दहन। तो कोयले का दहन में भी हमने देखा कि बाहर से कोई एनर्जी देना नहीं पड़ रहा है। हम लोग उसको जलाएंगे तो ये अपने आप जल जाएगा और बहुत सारा ऊष्मा पैदा करेगा। और पहले वाला उदाहरण में भी, बिना बुझा हुआ चूल्हा में भी हम लोग ने देखा कि उसमें भी हमको जो है ऊष्मा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप उसमें ऊष्मा पैदा हो गया। तो दो उदाहरण देखे हम लोगों ने। तो दोनों ही उदाहरण में हम लोगों ने क्या पाया कि आपका जो है अपने आप उसमें ताप निकलता है। या हम लोग जो हैं बहुत सारा अभिक्रिया है, जैसे हम लोग खाना पकाते हैं, वो मीथेन गैस, वो भी जो है हमारा बहुत बड़ा पॉइंट है। कि अब इतना सारा आपको किताब में पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो सारा चीज़ हम बना के आपको नहीं दिखा सकते। पर और एक है जो हम लोग जो हैं इसी तरह का ही, अगर मीथेन जो है यानी CH4 को तो ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो बनेगा, और ऊर्जा बहुत मात्रा में रिलीज होगा। तो अगर चाहें तो एक समीकरण हम लोग देख सकते हैं। मीथेन गैस को अगर जलाएंगे, ये जो है CNG गैस जिसको बोलेंगे, तो ये जो है गैस के रूप में रहता है, लिक्विड गैस। और ये जो है 2O2 के साथ प्रतिक्रिया करता है, ये भी गैस है आपका। तो ये बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, और साथ में जो है यहाँ पर प्राकृतिक गैस का दहन दिया है, पर यहाँ एकल उत्पाद बनना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में जल बनता है, इसीलिए इस सूत्र का ये ज़्यादातर आपका नहीं आएगा, पर किताब में आपका दिया हुआ है। पर ये एकल उत्पाद ही बनाता है, ये जल कोई उत्पाद नहीं है, पर कार्बन डाइऑक्साइड ही आपका उत्पाद है, और यहाँ ऊर्जा जो है हमें मुक्त होती है। तो ये जो है आपका यहाँ तक जो है जितना भी हम लोग ने बनाया तो एक ही उत्पाद बनता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ा सा जल भी बनता है, पर इसको भी हम लोग जो है संयोजन अभिक्रिया के तहत रखेंगे, क्योंकि ये जो है ताप इसमें हमको नहीं लगाना पड़ा है, किसी तरह का ताप नहीं लगाना पड़ा है, अपने आप ताप निकला है। इसको भी एक चीज़ देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी संयोजन अभिक्रिया जिसमें जो है ऊष्मा निकलता है या ऊर्जा निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ये जो है संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम हम लोग ये लिख सकते हैं कि इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम है संयोजन अभिक्रिया का, क्योंकि इसमें जितना भी उत्पाद बना है वो जो है बिना ताप को लिए हुए बना है, अपने से ताप के रूप में ऊर्जा जो है हमें मिली है, यानी ऊष्मा का जो है बाहर निकला है। कोई भी कोयले का दहन हो या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिलना हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी मिलेगा तो उसमें भी ऊष्मा पैदा होता है। और बहुत सारा है, जैसे हमारे शरीर के भीतर में जो है कार्बोहाइड्रेट का टूटना, ऑक्सीजन के मिलने से जब टूटता है उसमें भी उत्पाद तो अधिक बनता है, पर मेनली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है और उसमें भी बहुत मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। तो इन सारी अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी बोल सकते हैं। और आपका किताब में ये संयोजन अभिक्रिया के तहत ही इतना जो है दिखाया गया है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिलना और CN गैस का दहन और जो है ग्लूकोज का टूटना, ऑक्सीजन से टूटता है, वो भी आपको दिखाया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब दो उत्पाद जो है, दो अभिकारक जो है वो जो है एक उत्पाद के रूप में बन जाता है तो वो हुआ आपका संयोजन अभिक्रिया। और उसका दूसरा नाम भी है जो कि ऊष्मा पैदा करता है और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ये रिलीज करता है, इसीलिए उसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा जो है उसको बोलेंगे, क्या नाम है, वियोजन अभिक्रिया। एक नंबर था तो एक नंबर में संयोजन अभिक्रिया और दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे, इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया भी हम लोग बोल सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसके अंतर्गत हम क्या जानते हैं कि कैसा अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ये जो है एक अकर्मक के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है कि एकल अकर्मक जो है टूट करके, यानी ताप देंगे हम लोग, ऊष्मा देंगे तो एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम जो है वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक या छोटे छोटे उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है, प्रदान करता है, छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसके तहत भी हम लोग देखेंगे फेरक सल्फेट के बारे में एक उदाहरण दिया है आपके किताब में, जो है फेरक सल्फेट को जो है यहाँ क्रियाकलाप 1.5 में बहुत अच्छा दिया है कि एक सूक्ष्म क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट की क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट की क्रिस्टल के रंग का ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर या स्प्रिट लैंप की ज्वाला में गर्म कीजिए और गर्म करेंगे तो क्या होगा, क्रिस्टल का रंग जो है बदल जाएगा, दिखेगा। तो ये जो है फेरस सल्फेट से हरे रंग में परिवर्तन हुआ क्योंकि उसमें जो है आपका ऑक्सीजन मिल गया फेरिक ऑक्साइड की वजह से, और उसका जो है रंग आपका बदल गया, क्योंकि यहाँ पर सल्फर के दहन से अभिलक्षणिक गंध भी आप सूंघ सकते हैं, गंध भी आपको मिलेगा।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फेरस सल्फेट जो है आपको यहाँ पर FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है वो एकल अभिकर्मक है और उसमें अगर हम उष्मा देते हैं, उष्मा अगर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है Fe3O4। पहले भी देख चुके हैं, ये फेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ये सॉलिड है। और आपका SO2 ये गैस है, ये भी गैस है। और अंतिम में बनता है SO3, ये भी गैस है। यहाँ पर ये बात साबित हो गई कि एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो यहाँ हुआ आपका फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, तो ये पहला उदाहरण हम लोग ने देखा कि फेरस सल्फेट जो है उसको अगर उष्मा देंगे तो ये टूट जाएगा 3 भागों में, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी 3 को ट्राई बोलते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, और ये हुआ फेरिक ऑक्साइड जो पहले हम लोग देख चुके हैं समीकरण को संतुलित करने के क्रम में। तो ये जो है आप जो है पॉज करके इसको लिख सकते हैं या किताब में आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपका वियोजन अभिक्रिया दिया गया है। वियोजन का मतलब ही होता है कि विघटन, वियोजन का मतलब होता है वियोग, वियोग का मतलब होता है हिंदी में कि वो जो है वियोग हो रहा है, दोनों बिछड़ रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि लोहा जो है सल्फेट से बिछड़ रहा है और ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया हुआ। और उसका और बहुत सारा है, एक चूना पत्थर का भी एक उदाहरण दिया है। तो दूसरा उदाहरण अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप पॉज करके लिख चुके होंगे। और दूसरा उदाहरण के बारे में हम देखते हैं कि दूसरा उदाहरण जो है ये हुआ आपका कैल्शियम कार्बोनेट ना, यानी चूना पत्थर, ये सॉलिड, इसको बोलेंगे चूना पत्थर, चूना पत्थर। और ये जो है एकल अभिकर्मक है, उसको अगर उष्मा देते हैं तो क्या होता है, तो ये जो बन जाएगा CaO, और ये सॉलिड है और बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। तो यहाँ हम लोगों ने देखा चूना पत्थर को अगर उष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिल जाती है। तो दोनों ही अभिक्रिया में हम लोगों ने देखा, वियोजन अभिक्रिया में, कि उसमें उष्मा हम लोगों को देना पड़ा है। और तीसरा अगर एक तो देखेंगे, और जितना भी हम लोगों ने वियोजन अभिक्रिया के तहत देखा सब में उष्मा की ज़रूरत पड़ी है। और एक उदाहरण अगर हम लोग देखेंगे वो जो है आपका Ag, मतलब सिल्वर है ना, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश में ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2Ag और क्लोरीन में Cl2, ये गैस में बदल जाएगा। और ये सॉलिड में, और ये भी सॉलिड है। देखिए ये सिल्वर क्लोराइड है, उसको अगर सूर्य के प्रकाश में, यहाँ पर दिए हैं सूर्य का
सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश यानी इसमें भी ताप की ज़रूरत पड़ी है। और एक और चीज़ है जिसमें भी ताप होता है, वो जो है आपका यहाँ पर बना देते हैं। ये 2 रोड है, ये विद्युत अपघटन, क्योंकि ये मुश्किल है, हम लोगों ने इसके बारे में नहीं जाना है। 2 रोड को डाल करके यहाँ अगर पानी डालते हैं और दोनों तरफ से लाइन को जोड़ देंगे तो ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग विघटित हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन H2O है वो अलग अलग विघटित हो जाएगा और हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा और ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा। तो ये जो है विघटन का तरीका है, उसमें भी हमें इलेक्ट्रिक ऊर्जा या ताप की ज़रूरत पड़ी है। तो ये 3-4 जो उदाहरण हमने आपको बताया, सभी में आपको कहीं ना कहीं तो ऊष्मा देना पड़ रहा है, या डायरेक्ट ऊष्मा, या सूर्य का प्रकाश, या इलेक्ट्रिक का जो है आपको H2O को, अगर हम विद्युत अपघटन करते हैं H2O को विद्युत अपघटन करते हैं तो उसमें भी हमें जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाता है, तो वो भी वियोजन ही कहलाता है। तो ये एक प्रकार का उदाहरण है, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखते हैं। खाली आपको याद रखना होगा कि विद्युत अपघटन के द्वारा भी जो है आपका वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण बनता है। तो जितने भी हम लोगों ने देखा, ये ऊष्मा को सोखता है। ये चूना पत्थर भी ऊष्मा को सोखता है। उसके पहले भी हम लोगों ने देखा, वो भी जो है ऊष्मा उसमें भी प्रदान करना हुआ है आपका फेरस सल्फेट में भी और चूना पत्थर वाला में भी, जिसमें भी हम लोगों ने देखा ये वाला में भी कि ऊष्मा लगा है। तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि सब में जो है आपको ऊष्मा की ज़रूरत पड़ी है, ऊष्मा जो है शोषण किया है, तो ये बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी इसको बोल सकते हैं। तो परीक्षा में आपका आते रहता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका एक उदाहरण दें। तो आप उदाहरण दे सकते हैं। जितना भी उदाहरण है वो वियोजन अभिक्रिया के तहत जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया ही कहलाएगा। और संयोजन अभिक्रिया में आपने जो भी देखा उसमें जो है ऊष्मा अपने आप निकलता है, तो वो जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो ये जो है क्वेश्चन दोनों मिला के भी आते रहता है। तो यहाँ तक हम लोग जान गए कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो है 2 प्रकार के होते हैं, और उसमें जो हम लोग संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के बारे में उदाहरण सहित हम लोग ने जाना। और संयोजन अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल सकते हैं, और वियोजन अभिक्रिया को क्योंकि उसमें जो ऊष्मा देना पड़ रहा है इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं, शायद आप लोग समझ चुके हैं। हमको अच्छा लगा अगर आप समझ गए होंगे तो। और ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब सब कुछ साफ़ हो चुका है। जितना टॉपिक के बारे में चर्चा होनी थी उतना हो गई है कि अभिक्रिया के बारे में आप लोग जान गए। इसके बाद समीकरण के बारे में जान गए, समीकरण कैसे लिखते हैं वो भी आप जान गए, कंकाली समीकरण जान गए, उसको संतुलित करना भी जान गए, और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, सब कुछ आप लोगों ने यहाँ देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। यदि अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, कि इसलिए कि ये जो है हम फिर लगातार जो है वीडियो को अपलोड करेंगे। ये रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण का पहला भाग बोल करके आप कह सकते हैं, और ये पूरा चैप्टर का तो नहीं हुआ, आधा हुआ। इसको हम 3 भाग में बांटेंगे। ये पहला भाग हुआ,
दूसरा भाग एक और फिर अपलोड करेंगे और तीसरा अंतिम भाग अपलोड करेंगे। तब ये रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण का जो NCERT किताब में आपका लिखा हुआ है उसके आधार पर हम बनाना चाह रहे हैं और बना रहे हैं, तो ये लगातार हम अपलोड करेंगे। तो आप लोग जो है अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये जो है नोटिफिकेशन जो है आपको पहले ये नोटिस मिल जाएगी कि हमने अपलोड की है। तो ठीक है, आप लोग अगर इससे लाभान्वित हुए हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप जो है आगे बढ़िए, और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत या किसी तरह का छूट गया हो या समझने में दिक्कत हुआ हो या कहीं कोई गलती हुई हो तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं या हम उसको सुधारने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो इतना ही कह करके ठीक है, तब हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये पहला भाग, दूसरा भाग जल्दी ही अपलोड करेंगे।